हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय प्रधानमंत्री की यूरोपीय देशों की यात्रा। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? उत्तर है 150। RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। इस साल नॉर्वे प्रथम स्थान पर, डेनमार्क दूसरा स्थान पर और स्वीडन तीसरा शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि उत्तर कोरिया 180 देशों और क्षेत्रों की सूची में सबसे नीचे रहा। रिपोर्टर्स सैंस फ्रोंटियर्स यानी RSF या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक वैश्विक मीडिया वॉचडॉग हर साल यह रिपोर्ट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और किस देश के साथ AI स्टार्टअप पर काम करने के लिए सहमत हुआ? उत्तर है जर्मनी। भारत और जर्मनी ने हाल ही में इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। भारत और जर्मनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI स्टार्टअप के साथ साथ AI अनुसंधान और स्थिरता और स्वास्थ्य देखभाल में इसके अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? उत्तर है दोस्तों बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स द्वारा 105 करोड़ रुपये का प्लांट केंद्र द्वारा बिहार के इथेनॉल उत्पादन और प्रचार नीति 2021 को मंजूरी देने के बाद विकसित किया गया पहला संयंत्र है। राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में कम से कम 17 एथेनॉल संयंत्र खोलने का प्रस्ताव दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा संगठन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है? उत्तर है खाद्य एवं कृषि संगठन। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO का एक प्रमुख प्रकाशन है। विश्व वानिकी कांग्रेस वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस के दौरान जारी रिपोर्ट के 2022 संस्करण के अनुसार दुनिया ने पिछले 30 वर्षों में अपने कुल वन क्षेत्र का लगभग 10.34% 420 मिलियन हेक्टेयर खो दिया है। अगला क्वेश्चन है, जीवला किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना है? उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में बंद कैदियों के लिए पहली तरह की क्रेडिट योजना शुरू की है। जीवला नामक ऋण योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा उन कैदियों के लिए पेश
की गई है जो 3 साल से अधिक की जेल की सज़ा काट रहे हैं। इस पायलट योजना को पुणे की यरवादा सेंट्रल जेल में पेश किया गया और इसे लगभग 60 जेलों तक बढ़ाया जाएगा। कैदी अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार, कानूनी शुल्क या अन्य खर्चों के लिए ऋण का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा विशेष टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है भारतीय प्रधानमंत्री की यूरोपीय देशों की यात्रा। तो सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, जो आखिर यह चर्चा में क्यों है, यह जो विदेश यात्रा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वह चर्चा में क्यों है। भारत के प्रधानमंत्री 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर हैं। उनकी यह विदेश यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप रूस यूक्रेन युद्ध का साक्षी बना हुआ है। भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारत यूरोप के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। अब इस यात्रा का महत्व क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत जर्मनी के बीच के संबंध का। जर्मनी यूरोप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक है, जिसके गहरे द्विपक्षीय संबंध हैं और यूरोपीय संघ में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के संघीय गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। भारत और जर्मनी के बीच मई 2000 से रणनीतिक साझेदारी है और वर्ष 2011 में सरकार के प्रमुखों के स्तर पर अंतर सरकारी परामर्श यानी IGC के शुभारंभ के साथ इसे मजबूत किया गया है। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके साथ जर्मनी का संवाद तंत्र है। इसका महत्व क्या है, तो रूस यूक्रेन युद्ध में जर्मनी महत्वपूर्ण रणनीतिक विकल्प बना है। इसने रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता को कम करने के साथ रक्षा खर्च बढ़ाने का फैसला किया है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति को देखते हुए महत्वपूर्ण कदम है। भारत भी रक्षा आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है, अतः भारत और जर्मनी का राजनीतिक विकल्पों पर आपस में नोट्स का आदान प्रदान करना और अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए रूस से दूर जाना महत्वपूर्ण होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे भारत डेनमार्क के बीच के संबंध का। तो सितंबर 2020 में आयोजित वर्चुअल समिट के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया गया था। पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अप्रैल 2018 में हुआ था। यह सहयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि नॉर्डिक देशों स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड का इस तरह का सहयोग केवल अमेरिका के साथ है। इसका महत्व दोस्तों, नॉर्डिक देश नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मानव अधिकार एवं कानून के शासन में अग्रणी हैं। इन देशों के साथ सहयोग भारत के लिए अपनी ताकत का विस्तार करने हेतु बहुत बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। साथ ही भारत अपने बड़े बाजार के कारण इन देशों के लिए भी अवसर प्रस्तुत करता है। भारत द्वारा कई नई प्रमुख योजनाएं शुरू की गई है, जिसमें नॉर्डिक देश सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं और अपनी विशेषज्ञता प्रदान कर सकते हैं, जैसे मेक इन इंडिया,
स्मार्ट सिटीज मिशन, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ गंगा इत्यादि। अब हम लोग चर्चा करेंगे भारत और फ्रांस के बीच संबंध का। तो भारत और फ्रांस के पारंपरिक रूप से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। वर्ष 1998 में दोनों ने एक रणनीतिक साझेदारी शुरू की जिसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग तथा असैन्य परमाणु सहयोग स्तंभ थे। भारत एवं फ्रांस के बीच एक मजबूत आर्थिक साझेदारी है और सहयोग के नए क्षेत्रों में तेजी से संलग्न है। वर्ष 1998 के पोखरण परीक्षणों के बाद भारत की निंदा नहीं करने वाले कुछ पश्चिमी देशों में फ्रांस भी शामिल था। इसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन करना जारी रखा है। दोस्तों, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, वायुसेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह में भारत के प्रवेश में फ्रांस का समर्थन महत्वपूर्ण था। फ्रांस परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने के लिए भारत का समर्थन करना जारी रखता है। फ्रांस ने यूएनएससी 1267 प्रतिबंध समिति के तहत भारतीय नागरिकों को सूचीबद्ध करने के पाकिस्तान के प्रयासों को रोकने के लिए भारत के अनुरोधों का भी समर्थन किया है। अब इसका महत्व क्या है दोस्तों? तो हिंद महासागर में साझा हित। फ्रांस को अपनी औपनिवेशिक क्षेत्रीय संपत्ति जैसे रेयूनियन द्वीप और हिंद महासागर को भारत के लिए प्रभाव का क्षेत्र होने की रक्षा करने की आवश्यकता है। आतंकवाद का मुकाबला। फ्रांस ने आतंकवाद पर वैश्विक सम्मेलन के लिए भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया है। दोनों देश एक नए नो मनी फॉर टेरर फाइटिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन का भी समर्थन करते हैं। फ्रांस द्वारा भारत का समर्थन। फ्रांस कश्मीर पर भारत का लगातार समर्थन करता रहा है, जबकि पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों में हाल के दिनों में कमी देखी गई है और चीन के साथ संशययुक्त संबंध है। रक्षा सहयोग। भारत और फ्रांस घनिष्ठ रक्षा साझेदारी के चरण में प्रवेश कर चुके हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी IAF में फ्रांस के राफेल की बहुभूमिका लड़ाकू श्रेणी के विमान को शामिल किया गया है। अब चर्चा करेंगे दोस्तों भारत और यूरोप के बीच संबंध। 1962 में भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। 1994 में हस्ताक्षरित एक सहयोग समझौते ने मंत्री स्तरीय बैठकों और राजनीतिक संवादों को शामिल कर संबंधों को और व्यापक बनाया। राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों, जलवायु परिवर्तन तथा स्वच्छ ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष व परमाणु, स्वास्थ्य, कृषि और खाद्य सुरक्षा, शिक्षा तथा संस्कृति को शामिल कर इन संबंधों का विस्तार किया गया है। दोस्तों, अब इस यात्रा का महत्व क्या है? तो यूरोप की यात्रा से भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए मंच तैयार करने और मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जो पिछले 1.5 दशक से चल रही है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो